नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 3 किस्तें सुन चुके हैं। अब चौथी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। कर्नल बख्शी का पारा आसमान को छू रहा था। उसके कानों में यके बाद दिगरे इसी तरह धमाकों की आवाजें आ रही थी जैसे इस इलाके में तोपखाने का फायर शुरू हो गया हो। ये सफेद फूल के सिवा और किसका कारनामा हो सकता था? उसको खुद ही अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। अभी तक उसने अपने जवानों की पोजीशन तब्दील नहीं करवाई थी। उसे यही उम्मीद थी कि शिकार जरूर उसके फैलाए हुए जाल में फंसेगा। करीबन आधा घंटा कैप्टन अश्विनी कुमार और कर्नल बख्शी ने वहां आसाब शिकन इंतजार में बसर किया और फिर होंकलों की तरह यूं एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वो खुद हों। कंपनी हेडक्वार्टर में आग बुझाने का जो बंदोबस्त था, अभी तक किसी ने आग के नजदीक पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि पेट्रोल और बारूद को लगी आग बुझाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तमाम लोग दूर दूर सहमे खड़े आग बुझने के मुंतजिर थे, जिसके बाद ही वो अगला कोई कदम उठा सकते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जवान जिन्हें बड़ी मंसूबाबंदी के साथ महरलावार व्हाइट फ्लावर की गिरफ्तारी के लिए फैलाया गया था, कंपनी हेडक्वार्टर से आग के शोले बुलंद होते देखकर यही समझे कि वहां शायद दुश्मन ने हमला कर दिया है। करीबन तमाम जवान व्हाइट फ्लावर की गिरफ्तारी का मिशन अधूरा छोड़कर अपने साथियों की मदद के लिए भागम भाग कंपनी हेडक्वार्टर के नजदीक जमा होने लगे। कंपनी कमांडर जो सिर्फ बुनियान और नेकर में भागकर यहाँ तक आ गया था, गुस्से से बावला हुआ जाता था। वो सफेद फूल की तलाश के मिशन पर लगे बीएसएफ के जवानों को गालियां देकर वापस बुला रहा था। उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया था कि वो अपनी पोजीशनें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शायद उन्हें इस तरह के हालात का सामना पहली मर्तबा हुआ था, या फिर खिलाफ तवक्का हालात पैदा हो जाने से उनके हाथ पांव ऐसे फूले कि फिर सुबह होने तक वो ढंग से कोई काम ही न कर सके। कर्नल बख्शी की आंखों के बिल्कुल सामने मशरक की समत में फैली सुर्खी माइल रोशनी का रंग अब सफेदी में तब्दील होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता सूरज देवता ने धरती को अपने दर्शन देने शुरू कर दिए थे और अब राजस्थान के इस सरहदी इलाके पर सूरज की किरणें कोंपलों की तरह फूटने लगी थी। रात की सर्दी का जोर टूटने लगा था और गर्म कपड़ों में लिपटे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिनके नाक और मुंह भाप के बादल उगल रहे थे, अब अपने जिस्मों को हरकत देकर अपनी दांस में वार्म अप करने लगे थे। कंपनी हेडक्वार्टर की आग बुझ चुकी थी और इस बुझी हुई आग में सुलगती चिंगारियों पर बीएसएफ के जवान नालियों से पानी फेंक रहे थे। उन्होंने राख पर इतना पानी फेंक दिया था कि अगर वहां से इस तबाही के ज़मन में कोई क्ल्यू मिलने की उम्मीद भी थी तो खत्म हो चुकी थी। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, यहाँ का खेल तो खत्म हो चुका, अब आगे की सोचते हैं। कर्नल बख्शी ने अपने नौजवान कैप्टन से कहा, जिसने अपने गले से लटकती हुई बोतल से चाय का एक कप भरकर अपने अफसर को पेश किया। यह अलग बात कि कर्नल बख्शी ने 2-3 लंबे लंबे घूंट लेने के बाद ही बाकी चाय फेंक दी थी। चलो वहीं चलकर ताज़ा दम होते हैं। उसने कैप्टन अश्विनी कुमार को अपने ताक़ुब में आने का सिग्नल दिया। अश्विनी कुमार ने वाकी टाकी पर अपने जवानों को स्टैंड बाई किया और दोनों कंपनी हेडक्वार्टर पहुंच गए, जहां ट्रकों और दूसरे जले हुए तबाहशुदा सामान के गिर्द बीएसएफ के जवान सोगवार अंदाज में घेरा डाले खड़े थे। उनका कंपनी कमांडर शायद कर्नल बख्शी की इस इलाके में मौजूदगी का एहसास करके अपना यूनिफॉर्म पहनने चला गया था। थोड़ी देर बाद ही वो उनमें बावर्दी मौजूद था। कर्नल बख्शी की आमद उसके यहाँ पहुंचने के साथ ही हुई थी। हवालदार की लाश उन्होंने बड़े सलीके से एक चारपाई पर सजा कर रख दी थी। वेल डन। हस्बे आदत कंपनी कमांडर की शक्ल पर नजर पड़ते ही कर्नल बख्शी ने कहा, और कंपनी हेडक्वार्टर मल्होत्रा जल भुनकर कबाब हो गया। तो ये है तुम्हारी और तुम्हारे जवानों की रात भर की कारकर्दगी, तबाहशुदा असला डंप, जलते हुए ट्रक और एक लाश। कर्नल बख्शी ने अपना तंजिया अंदाज बरकरार रखा। कंपनी कमांडर मल्होत्रा का जी चाहता था कि बढ़कर कर्नल का मुंह नोच ले, लेकिन वो कट कर रह गया। सरकारी नौकरी ने उसके हाथ बांध रखे थे। उसका जी बहुत चाहा कर्नल बख्शी से पूछ ले कि उसने कौन से कद्दू में तीर चला लिया है, लेकिन वो कुछ न बोला और सर झुकाए खड़ा रहा। आग लगने की वजह तो समझ में आती है, मुमकिन है किसी जवान की बेएहतियाती ही से लग गई हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे इतने जवानों की मौजूदगी में मुकल का लोंडा तुम्हारे एक हवलदार की जान भी ले गया और तुम मुंह देखते रह गए। कर्नल बख्शी फट पड़ा। सर, कंपनी हेडक्वार्टर तो खाली था। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने यहाँ चंद जवान ही पहरे पर रखे थे, बाकी सब तो इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी कमांडर ने हल्क में थूक निकलते हुए कहा। कर्नल बख्शी ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, गेट लॉस्ट। कंपनी कमांडर ने अपने साथी की लाश के गिर्द सोगवार चेहरों वाले बीएसएफ के जवानों को डांटते हुए कर्नल बख्शी की डांट का बैलेंस करना चाहा। एक एक करके जवान वहां से हटने लगे। कर्नल साहब और कैप्टन साहब के लिए चाय लाओ। कंपनी कमांडर ने अपने अर्दली को हुक्म दिया, लेकिन इससे पहले फौरन 2-3 खोजी दरकार हैं, समझ गए ना, फौरन। कर्नल बख्शी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। ऑल राइट सर।
कंपनी कमांडर को एहसास था कि इसका मुखातिब कौन है। चाय आने तक कर्नल बख्शी ने कंपनी हेडक्वार्टर की महफूज टेलीफोन लाइन पर अपने खुसूसी यूनिट से राब्ता करके फौरी तौर पर वॉच डॉग मंगवा लिए थे। करीबन आधे घंटे बाद बीएसएफ के जवान 2 अधेड़ उम्र के खोजियों को, जिनकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, अपनी जीप में लेकर वहां पहुंच गए। साफ दिखाई दे रहा था कि वो उन्हें गहरी नींद से बेदार करके जबरदस्ती अपने साथ ले आए हैं। उनकी आमद के साथ ही आसमान पर गिड़गिड़ाहट सुनाई देने लगी। ये उस हेलीकॉप्टर की आवाज थी जो गंगानगर छावनी से 2 खुसूसी कुत्ते लेकर आ रहा था। इन कुत्तों के साथ भारतीय फौज के नामवर कमांडोज ब्लैक कैट्स भी मौजूद थे। इन काली बिल्लियों की तादाद 4 थी, लेकिन भारतीय हाईकमान का यह दावा था कि इनमें से हर एक कम से कम 10 पर भारी था। आज तुम लोगों की सलाहियतों का इम्तिहान है। उसने 2 बड़े बूढ़े खोजियों को मुखातिब किया, जिनकी आंखें सूरत हाल की संगीनी का एहसास होते ही खुल गई थी और वो खुद को बिल्कुल ताज़ा दम महसूस करने लगे थे। जो हुक्म सरकार। दोनों ने बारी बारी चाबलूसी का मुजाहिरा किया। इन्हें जंगली घास वाले एरिया में ले जाओ और इसके कदमों के निशानात पर वापस लाओ। कर्नल ने कंपनी कमांडर को हुक्म दिया। ओके सर। कंपनी कमांडर ने बादल नख्वास्ता गर्दन हिलाई और उनके साथ एक जीप में सवार होकर उसी तरफ चल दिया। इन लोगों की वापसी करीबन आधे घंटे बाद हुई थी। दोनों खोजियों ने जान तोड़ कोशिश के बाद बिलाकर सलीम का खुरा पांव का निशान तलाश ही कर लिया था और अब उसके ताक़ुब में यहाँ तक आ गए थे, लेकिन इससे आगे पांव का कोई निशान नहीं मिल रहा था। दोनों ने मायूसी से गर्दन हिलाई तो कर्नल फट पड़ा। शट अप, तलाश करो हरामखोरो। सारा साल मुफ्त की तनख्वाहें खाते हो और एक मुलजिम का खुरा नहीं ढूंढ सकते। मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा, फिर कंपनी हेडक्वार्टर पर नजर डाली, जिसने उन्हें आंख का मखसूस इशारा कर दिया था। ठीक है सरकार, फिर कोशिश करते हैं। ये कहकर दोनों उठ खड़े हुए। उन्हें इस बलाए नागहानी से बहरहाल छुटकारा हासिल करना था, वरना इस पागल कर्नल से कुछ भी बाइद नहीं था कि इन्हें गोली ही मार देता। ये खोजी बीएसएफ के बुरे भले वक्त के साथी थे। इन लोगों के जरिए ही सरहद फोर्स के अफसर स्मगलरों से, जो सरहदों के आर पार आ जाया करते थे, राब्ता करते थे। ये इनकी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया थे। इन लोगों को नाराज करने का खतरा वो मोल नहीं ले सकते थे। साले को किसी रास्ते पर लगा दो, पागल है। कंपनी कमांडर ने मौका मिलते ही उनसे कहा। महाराज फिक्र न कीजिए, ऐसा मुतमिन करेंगे कि सारी जिंदगी हमारे और आपके नाम की माला जपता रहेगा। बूढ़े खोजी मुन्ना राम ने कहा। तकरीबन 5-6 मिनट बाद मुन्ना राम कर्नल के सामने खड़ा था। माई बाप एक खुरा उठाया तो है, बड़ा चालाक आदमी है, बड़ी मेहनत करना पड़ी। उसने कहा। ये हुई ना बात। कर्नल ने अपनी छड़ी बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए कहा। इस दरमियान उसके कमांडोज भी यहाँ पहुंच गए थे। चलो। उसने अपने जवानों और ब्लैक कैट्स को हुक्म दिया, जिन्होंने दोनों कुत्तों को बड़ी मुश्किल से काबू कर रखा था। थोड़ी देर बाद ही अपनी दांस में कर्नल बख्शी व्हाइट फ्लावर के ताक़ुब में था। उसने सफेद फूल पर नफसियाती दबाव डालने के लिए हेलीकॉप्टर को गंगानगर की तरफ जाने वाली सड़क के साथ साथ चक्कर लगाते रहने की हदायत की थी और खुद दोनों कुत्तों और कमांडोज के साथ जुलूस की सूरत चल दिया। दोनों खोजी बड़ी होशियारी से उन्हें 5-6 किलोमीटर का सफर करवाकर उस पक्की सड़क तक ले आए थे, जो आगे जाकर गंगानगर की सड़क से जा मिलती थी। सरकार, इससे आगे खुरा गायब है। मालूम होता है कि उसने या तो यहाँ से कोई सवारी पकड़ी है या फिर पक्की सड़क पर चलता गया है। मुन्ना राम खोजी ने बड़ी संजीदगी से कहा। कंपनी कमांडर अपने 5 जवानों के साथ दिल ही दिल में गालियां देता यहाँ तक आ गया था। उसका दिल कह रहा था कि कर्नल यहाँ से वापस लौट जाएगा, लेकिन अचानक ही कर्नल के अगले हुक्म ने उन्हें बौखला कर रख दिया। वो कभी बस के जरिए जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरा दिल कहता है वो अभी गंगानगर नहीं पहुंचा। इर्द गिर्द के खेतों में फैल जाओ और उसे तलाश करो। ये सिलसिला गंगानगर तक चलना चाहिए। कुत्तों की मौजूदगी के खौफ से वो बुखलाकर अपनी कमीनगाह से बाहर निकलेगा और हम उसे काबू कर लेंगे। उसने फैसला कुन लहजे में कहा और अपने साथियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो पार्टियों में बंटकर एक एक कुत्ते के साथ वो लोग कच्चे रास्ते के 2 रोया बने खेतों में उसे तलाश करने लगे। इसमें तमाम लोगों ने सिवाय ब्लैक कैट्स के बड़ी बददिली से हिस्सा लिया था। इसकी वजह इनके नजदीक अंधेरे में बगैर किसी जवाब के टामक टूइयां मारना ही था। अभी तक वो कोई ऐसा क्ल्यू तलाश नहीं कर पाए थे जो अपने कुत्तों को सुंघाकर उन्हें मखसूस खुशबू के ताक़ुब में लगाते। न इस बात की कोई गारंटी थी कि वो अभी तक यहीं मौजूद है। ऐन मुमकिन था जब वो सफेद फूल को हरियाली के इस जंगल में तलाश कर रहे हूँ, वह गंगानगर से बाहर जा चुका हो। कर्नल बख्शी और कैप्टन अश्विनी कुमार सड़क पर अपनी जीप में सफर करते अब गंगानगर शहर के नजदीक पहुंच चुके थे। इनके आगे आगे उड़ने वाला हेलीकॉप्टर कभी नजरों से ओझल हो जाता, फिर लंबा चक्कर काट कर वापस आ जाता। कर्नल बख्शी के हुक्म पर इस हेलीकॉप्टर ने अब तक मुतअद्दिद मर्तबा सड़क के दोनों तरफ पहले खेतों के वसी सिलसिले पर खासी नीची परवाज की थी। इसकी मुसलसल नीची परवाज ने व्हाइट फ्लावर पर तो क्या असर करना था, मकामी आबादी पर खासी घबराहट तारी कर दी थी। मकामी पुलिस में भी तशवीश की लहर दौड़ गई थी और चंद मिनट के अंदर ही गंगानगर के आला
पुलिस ऑफिसर्स अपने इंस्पेक्टर जनरल से इस हेलीकॉप्टर की मुश्तबा परवाजों के मुतल्लिक इस्तफसार करते हुए ये दरख्वास्त भी कर रहे थे कि इस सिलसिले को बंद किया जाए, क्योंकि अवाम बहुत खौफजदा है। इनमें अजीबो गरीब अफवाहें गश्त करने लगी हैं। खेतों में कुत्तों के साथ भागते फौजी जवानों को देखकर मकामी किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने अंदाजे निकालने शुरू कर दिए, जिसके बाद नजदीक दूर के देहातों में ये अफवाह तेजी से फैल गई थी कि इस इलाके में बड़े खतरनाक तखरीबकार घुस आए हैं, जिनके ताक़ुब में भारतीय फौज सारे इलाके में फैल चुकी है। लोगों को अपनी सलामती की फिक्र दामनगीर होने लगी थी और गंगानगर के इस नवाही कस्बे की फिजाओं में खौफ रच बस गया था। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की दरख्वास्त पर मकामी आर्मी कमांडर ने कर्नल बख्शी से सूरत हाल जानने के बाद दरख्वास्त की थी कि कम अज कम हेलीकॉप्टर को यहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि इससे बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हैं। कर्नल बख्शी ने हेलीकॉप्टर को बादल नख्वास्ता वापस लौट जाने की हदायत की और खुद सलीम को ढूंढने में लग गया। कमाद के घने खेत में लेटा वो हेलीकॉप्टर की परवाजों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। सलीम जानता था कि राह उसके साथ ड्रामा कर रही है। कर्नल बख्शी रवायती शिकारियों की तरह जो मकामी आबादी के लोगों की गर्दनों में ढोल डालकर उन्हें जंगल में हांका करने के लिए भेज दिया करते थे, कुत्तों और हेलीकॉप्टर्स का खौफ इस पर तारी करके उसे अपनी खचार से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन सलीम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसे इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि अपने ताक़ुब में उसने ना तो पांव का कोई ऐसा निशान छोड़ा है जिसकी मदद से कोई खोजी दूर तक उसका खुरा उठा सके, और ना ही उसने अपने पीछे कोई ऐसा क्ल्यू छोड़ा है जिसकी मदद से राह के ब्लैक कैट्स अपने कुत्तों को इसके ताक़ुब में लगा सकें। कर्नल बख्शी उसे खौफजदा करके अपने मकासद हासिल करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि व्हाइट फ्लावर का कोड नेम जितना नाजुक है, इतने ही मजबूत असाब का वो मालिक है। वो इन्हीं असाब के साथ मैदान में उतरा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज ने उसे अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर कर दिया। सलीम जानता था कि राह ने इन कुत्तों को रूसी इंटेलिजेंस KGB की मदद से खसूसी तरबियत दी हुई है, और वो इस तरह खेतों में छुपे मुश्तबा शख्स तक अपने मालकों को जरूर पहुंचा दिया करते थे। उसे अब मैदान में निकलकर दुश्मन की चालों का मुकाबला अपने दिमाग और कुव्वत इरादे से करना था। यही सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और दूसरे हिल में वो खेतों से बाहर था। उसने बादल नख्वास्ता ही अपने नजदीकी कस्बे में घुस जाने का फैसला कर दिया था। फिल वक्त उसके जहन में कोई खासी प्लानिंग नहीं थी। उसे अब जो कुछ भी करना था हालात और वाकयात का तायुन करने के बाद ही करना था। अभी वो मुश्किल से 50-60 गज ही चलने पाया था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। वो एक खेत के किनारे खड़ा था जिसमें जानवरों के लिए चारा काश्त किया गया था। कुछ किताई राजी खाली हो चुकी थी, जहाँ चारा काटने वाली दरांती भी पड़ी थी। शायद कोई थोड़ी देर पहले चारा काट कर अपने ठिकाने पर छोड़ने गया था और उसकी वापसी थोड़ी देर के बाद मुतवक्का थी, जिसके बाद उसने मजीद चारा काटना था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमूदार हुई और उसके तने हुए असाब कदरे ढीले पड़ गए। इसे बेहतरीन कवर मुयस्सर आ गया था। दूसरे हिल में उसने बड़ी तेजी से चारा काटना शुरू कर दिया। बमुश्किल 5 मिनट बाद ही उसने मकामी किसानों की तरह जानवरों के चारे का गट्ठा बांधकर सर पर रख लिया था। अपना थैला उसने इस गट्ठे में छुपा लिया था और अब बड़े इत्मीनान से पक्की सड़क की जानिब बढ़ रहा था, जिसकी दूसरी तरफ मकामी कस्बा दुनियापुर था, जहां उसे फिल वक्त पनाह लेनी थी। सड़क तक वो बड़े इत्मीनान से चलता हुआ आया था। अभी वो सड़क के किनारे पहुंचा ही था कि जब अचानक एक पुलिस जीप जो दूर से आ रही थी उसके नजदीक आकर रुक गई। एक मोटी सी गर्दन खिड़की से बाहर बरामद हुई और अगली सीट पर बैठे थानेदार ने डांटने के लहजे में पूछा, कौन है बतू?